साथियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। ठीक है, आज हम क्लास 10th का ज्योग्राफी जो कि ऑलराउंडर होगा, कहीं से भी सवाल है, कोई स्पेसिफिक चैप्टर से नहीं है। ठीक है ना। बाकी आप लोग डेली क्लास में ज्वाइन होते रहिए और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए तो सोचना नहीं है, बस इतना जान लो, जो लड़का मेरा क्लास में हमेशा बना रहेगा उसको ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं सोचना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन एक जैव संसाधन, जैव संसाधन, चट्टान, धातुएं, मानव या हवा? तो जैव संसाधन क्या होता है? जो जीव ये सब होता है। तो कौन हो जाएगा इसमें? आप सोच सकते हो मानव के अलावा यहाँ पे कौन है जीव, है ना। जैव संसाधन देखो, जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, इनमें जीवन होता है। ठीक है, जैसे मानव, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य जीव, पशुधन या बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो जाएंगे। चट्टान, धातुएं, ये सब जितना भी है अजैव है। कौन सी है? अजैव संसाधनों की श्रेणी में आएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ कर्सर को। आगे है कि काली मृदा, है ना, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक सॉइल का अदर नाम क्या है ना? व्हाट्स अदर नेम्स ऑफ ब्लैक सॉइल? तो बलुई मृदा, रेगुर मृदा, काली मृदा या पर्वतीय मृदा? क्या हो जाएगा यहाँ पे बताना, फटाक से जवाब देना। क्या हो जाएगा बाबू? हाँ, बहुत बढ़िया, रेगुर मृदा होता है। क्या होता है? रेगुर मृदा हो जाएगा, है ना। चलिए, काली मिट्टी की स्थानीय जो रूप है उसको रेगुर या कपास की मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास की है ना उपज होती है। ठीक है, यह लावा के प्रवाह से बनी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है। जो रेगुर मृदा है वो किससे बनती है? बेसाल्ट चट्टानों से बनती है। ठीक है, और यह मिट्टी जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मालवा और गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र, मालवा और गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है। काली मिट्टी का स्थानीय रूप क्या है? रेगुर है, या इसको क्या कह सकते हैं हम? कपास की मिट्टी। कपास मिट्टी इसलिए क्योंकि कपास की मिट्टी, कपास किस में उपजाया जाता है? काली मृदा में, यानी रेगुर मृदा में। चलिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे प्रयुक्त माना जाता है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त माना जाता है? बताना, फट से बताना। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी? क्या? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा? काली मिट्टी, क्योंकि हम लोगों ने अभी पीछे के सवाल में देखा था। इसी तरह से बने रहो ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ो। काली मिट्टी में महीन कण की मात्रा अधिक होती है, जो कि नमी लंबे समय तक रोक सकती है। यह गर्म मौसम में गहरी दरारें विकसित करती है, जिसमें अच्छी वायु मिश्रण हो जाता है, यानी कि एयर का बहुत अच्छा लेसन हो जाता है। इसमें कपास की जो उत्तम गुणवत्ता है के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिन आवश्यक होता है। आगे बढ़ेंगे। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानों का विस्तार है? भारत में कितने प्रतिशत भूभाग है जहाँ पे क्या है? मैदान है, फील्ड है, एरिया जो है समतल एरिया हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? तो भारत के अंदर जो है कि 43%, लगभग कितनी परसेंट? 43% भूभाग में क्या है? मैदानी क्षेत्र है। बाकी सभी में पहाड़ी या तो समुद्री इलाके जैसे नदियाँ, पहाड़ी से हो जाएंगे। चलिए, भारत के कुल भूभाग के कितना? 45% मैदान है, जो कि कृषि और उद्योगों के विकास के लिए सबसे अनुकूल है। बाकी के 30% भाग पर पर्वत है ना, जो कि 12मासी नदियों को प्रवाह पर्यटन को सुनिश्चित करते हैं। यह वहीं 27% जो है पठारी क्षेत्र है, जो खनिज और जीवाश्म ईंधन को समृद्ध करेंगे। चलिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मेन रीजन क्या था? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण? व्हाट्स द मेन रीजन? बताना फट से। क्या हो जाएगा बाबू? हाँ, क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई के लिए, अधिक सिंचाई के लिए। अधिक सिंचाई के कारण खेती में जो है जल भराव हो जाता है, वाटर लेवलिंग हो जाता है। जल भराव मिट्टी में लवणता और क्षारीयता को बढ़ावा देता है, जिससे भूमि बंजर होने लगती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान की भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अति पशुचारण है। क्या है? अति पशुचारण। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट में पहली बार आई है? क्या पूछा? सतत विकास, है ना, सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट में पहली बार आई है? बताओ फट से। हाँ, सही बोला। क्या हो जाएगा आंसर?
ब्रूटलैंड रिपोर्ट में, किसमें? ब्रूटलैंड रिपोर्ट में, सतत विकास ब्रूटलैंड रिपोर्ट, सतत विकास ब्रूटलैंड रिपोर्ट। बात है 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर नामक एक ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट आया, जिसमें यह विचार आया था। ठीक है, इसका अर्थ है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत समझौतों के लिए विकास करना है। यह वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1992 में होता है, कब होता है? 1992। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? 1992 में होता है। कहाँ आयोजित हुआ था बताना है, कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। जून 1992 में ब्राजील के शहर है रियो डी जेनेरियो, जहाँ 100 से अधिक देशों ने राष्ट्रजूट बनाए थे, है ना। इसका उद्देश्य था कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हो और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समस्याओं का समाधान ढूंढना। ठीक है, इस सम्मेलन में जो है भूमंडलीय वन सिद्धांतों को सहमति बनी और एजेंडा 2021 की स्वीकृति मिली थी। एजेंडा 21 का स्वीकृति मिला था। आगे बढ़ेंगे। भारत में बाघ परियोजना, कौन सी परियोजना? बाघ, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो शुरुआत कब होती है? प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है? 1973 में आता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है? 1973 में आ जाएगा। 1973 में सरकार को पता चला कि बाघों की संख्या क्या हो रहा है, सिमट कर केवल 1827 रह गई है। जिसके बाद यह प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। बाघों का शिकार, उनके प्राकृतिक आवास का सिकुड़ना और हड्डियों का व्यापार करके मुख्य कारण था इसको कम होने का, है ना। शुरुआत में बेहतरीन सफलता मिली और बाघों की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। आगे बढ़ेंगे। सवाल है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पूछ रहा है? तो कौन सी राज्य हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिम बंगाल के अंदर हो जाएगा। यह राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के क्षेत्र में स्थित है। यह प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर का मुख्य प्राकृतिक आवास है। यह क्षेत्र सुंदरी वृक्षों के वनों के लिए भी जाना जाता है ना। सुंदरी वृक्षों का जो वन है कहाँ पाया जाता है? तो तुम्हारा सुंदरवन में पाया जाता है, जो कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के अंदर हो जाएगा। ठीक है ना। और एक किससे बना है? तो जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से बना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से बना है। यहाँ पे कौन सी टाइगर रिजर्व है? रॉयल बंगाल टाइगर। क्या प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास यहाँ पे प्रसिद्ध माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। चिपको आंदोलन का जो मुख्य कारण है उसके खिलाफ था, है ना। चिपको आंदोलन जो है मुख्य रूप से किसके खिलाफ था? किस चीज का खिलाफ था? हाँ, वन कटाई। किस क्या हो जाएगा? वन कटाई। चिपको आंदोलन वन कटाई के खिलाफ था। यह आंदोलन उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थानीय समुदाय द्वारा वनों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था। तो पूछेगा तुमसे कि जो चिपको आंदोलन है वो कहाँ चलाई गई थी? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। कहाँ पे? उत्तराखंड में हो जाएगा। क्या करते थे लोग? पेड़ से लिपट जाते थे ताकि ठेकेदार इसे काट न सके। आगे बढ़ेंगे। आगे है कि इनमें से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त श्रेणी में आता है ना। कौन सी प्रजाति है जो संकटग्रस्त श्रेणी में आता है? तो यहाँ पे जो है कि काला हिरन किस में आता है? संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएगा, है ना। आईयूसीएन के अनुसार संकटग्रस्त प्रजाति वे हैं जो लुप्त होने के खतरा बहुत अधिक है ना। वैसे प्रजातियां जिन्हें लुप्त होने की खतरा सबसे अधिक होता है, यानी बहुत अधिक होता है, उसको हम बोलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है संकटग्रस्त प्रजातियां। आगे बढ़ेंगे। बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है जो कि डोलामाइट के खनन के कारण खतरे में है? बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है जो डोलामाइट के खनन के कारण खतरे में हो जाएगा? कौन सी राज्य हो जाएगी? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में हो जाएगा बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। जिसका खतरे के कारण क्या बना है? तो डोलामाइट का खनन, डोलामाइट के खनन बना है। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला में। कहाँ पे हो जाएगा? कौन सा जिला? जलपाईगुड़ी। यह होने वाले डोलामाइट खनन में
इस क्षेत्र के परिस्थिति तंत्र भारी नुकसान पहुंचाता है। आगे बढ़ेंगे, जिसमें महान एशियाई हाथी भी शामिल है। किसमें? बक्सा टाइगर रिजर्व में। भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? कौन सा? वन जीवन सुरक्षा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 में आता है। कब आता है? 1972 में आ जाएगा। ठीक है, यह जो अधिनियम 1972 में वन जीव के अवैध शिकार है ना, अवैध शिकार और व्यापार पर रोक के उद्देश्य से पारित किया गया था। इसके तहत जो है संकटग्रस्त प्रजातियां का शिकार पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, जिनसे कानूनी संरक्षण का प्रावधान दिया गया। आगे बढ़ेंगे, आगे की सवाल है हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया। किस पे बनाया गया? महानदी पर बनाया, जो कि कौन सी राज्य में हो जाएगा? उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। ठीक है ना, तो हीराकुंड बांध जो है कि उड़ीसा राज्य में महानदी के बेसिन पर निर्मित किया गया, जो कि विशाल बहुउद्देशीय परियोजना है। यह भारत की आज़ादी के बाद शुरू की गई पहली बड़ी नदी घाटी परियोजना में से एक है। यह बांध सिंचाई के साथ साथ क्षेत्रों के आने वाली विनाशकारी बाढ़ के नियंत्रण करने में भी काम करता है। भारत के किस राज्य में हर घर छत वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाने का कानून अनिवार्य है? कौन सी राज्य हो जाएगा? हर घर छत है ना, हर घर। भारत के किस राज्य में हर घर छत वर्षा जल संग्रह? कौन सी राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु में। कौन सी राज्य? तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु भारत का पहला एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने यह कड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। आगे नागा अर्जुन सागर बांध है ना, नागा अर्जुन कहाँ पे? कृष्णा नदी पर हो जाएगी। नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और कहाँ पे? तेलंगाना की सीमा पर कृष्णा नदी पर बनाया गया। यह भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण नदी बांधों में गिना जाता है। आगे बढ़ेंगे, बांधों को आधुनिक भारत की मंदिर किसने कहा था? कौन थे जिन्होंने इस बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर का संज्ञान दिया था? तो होते जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। नेक्स्ट, भारत के पहला प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माना था कि परियोजना जो है देश का आत्मनिर्भर बनेगा। इसके अनुसार जो प्रदेशी परियोजना कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ोतरी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, भाखड़ नागल परियोजना किस नदी के बेसिन पर स्थित है? भाखड़ नागल परियोजना नदी किस नदी बेसिन पर स्थित हो जाएगा? भाखड़ नागल परियोजना किस नदी बेसिन पे है? सतलज और ब्यास पे। यह परियोजना सतलज ब्यास नदी के बेसिन पर है। देश के उत्तर पश्चिम भाग में हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य इसमें लाभान्वित है, जिन लोगों को फायदा होता है। इस पर एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है भाखड़ नागल, है ना, भाखड़ा जल विद्युत परियोजना भी इसी पे है। तथा इंदिरा गांधी जो नहर है ये भी इसी से जाती है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह के लिए स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टांका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टांका। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी का फसल कौन हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन रबी का फसल हो जाएगा? रबी कौन हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। गेहूं। रबी फसल जो है कि सर्दियों के शुरुआती दौर में होता है, जैसे अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में इसको बोया जाता है ना, और अप्रैल से लेकर जून तक इसको काट लिया जाता है। जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सब कौन सी फसलें हैं? रबी है। तो रबी जो है अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाएगा और अप्रैल से जून तक इसको काटा जाता है। चावल, मक्का, कपास ये सब क्या है? खरीफ में आता है, क्योंकि मानसून के आगमन के साथ इसको बोया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि कर्तन दहन कृषि को झूमिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में कहा गया था? कर्तन दहन कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से किस राज्य में है? क्या कौन सा क्षेत्र में जाना कहा जाता है? क्षेत्र पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा?
उत्तरी पूर्वी राज्य में, है ना। कहाँ पे हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी राज्य में जिसको कहा जाएगा। जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जितने भी उत्तरी पूर्वी राज्य इसमें झूम या झूमिंग के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा राज्य है जो चावल के सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत की कौन सी राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक चावल मिलती है? तो वह है पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल भारत के प्रतिवर्ष सर्वाधिक चावल उत्पादन में करने वाला राज्य है। आगे बढ़ेंगे। सफेद सोना व्हाइट गोल्ड किस फसल को कहा जाता है? सफेद सोना व्हाइट गोल्ड किस फसल को कहा जाएगा? किसे कहा जाता है? कपास जो है व्हाइट गोल्ड है। क्या है? व्हाइट गोल्ड। किसे? कपास को। कपास जो अत्यधिक औद्योगिक और व्यापारिक महत्व का, इसको सफेद गोल्ड कहा जाता है। भारत में कपास के पौधों का मूल स्थान जो है वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए के कच्चा माल के रूप में यूज होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुनहरा रेशा क्या है? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाएगा? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाएगा? तो जूट को बोला जाता है गोल्डन फाइबर। जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। वहीं बात करें व्हाइट गोल्ड तो किसे कहा जाता है? रेशम को कहा जाता है। चाय की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए? चाय की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए? बताना फट से। क्या हो जाएगा आंसर? उष्ण और आर्द्र चाहिए। क्या चाहिए? उष्ण और आर्द्र चाहिए, है ना। चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है जो कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय स्थानों पर होती है। इसकी जड़ों में पानी जमा नहीं होना चाहिए, इसलिए ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्र में उगाई जाती है, जैसे कि असम। भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन का भारतीय कृषि पर प्रभाव किस वर्ष के बाद विशेष रूप से देखा जाता है? कौन सी टाइमिंग हो जाएगी बाबू? 1900 कितना हो जाएगा? तो 1990, है ना। 1990 के बाद विशेष रूप से देखा जाता है। 1990 के बाद देश में उदासीनीकरण और नई आर्थिक नीतियों के लागू होने से भारतीय कृषि विश्व बाजार में सीधे जुड़ गई है। इसके कारण भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से शामिल करने का विशेष रूप से चावल और रबड़ के क्षेत्र में हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला हो जाएगा? इसमें से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला हो जाएगा? सर्वोत्तम गुणों में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला हो जाएगा? कौन हो जाएगा बाबू? बताना फट से। अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो ये हो जाता है एंथ्रासाइट। भारत में बात करें एंथ्रासाइट तो लोग कहाँ पे होती हैं? जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, है ना। एंथ्रासाइट जो है सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है जिसमें कार्बन का मात्रा 80% से अधिक होता है। मोनाजाइट रेत में इनमें से कौन सी खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में कौन सी खनिज पाई जाएगी? कौन सी? मोनाजाइट रेत में क्या होता है? थोरियम होता है। थोरियम किससे निकाला जाता है? मोनाजाइट बालू से। मोनाजाइट बालू या रेत से। केरल के तटीय इलाकों में पाया जाने वाला मोनाजाइट रेत, इसमें प्रचुर मात्रा में क्या है? थोरियम है। थोरियम है। थोरियम जो है अत्यंत मजबूत है क्योंकि परमाणु और आणविक खनिज जैसे न्यूक्लियर रिमाइंडर के लिए जाना जाता है। भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है जो विश्व में ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? कौन हो जाएगा? असम। असम में कौन सी जगह? डिगबोई। असम का डिगबोई, है ना। असम भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है जो कि 19वीं सदी के अंत में इसको तेल खोजा गया था। यहाँ तेल खोजा गया था। असम के प्रमुख तेल क्षेत्र डिगबोई, है ना, नाहरकटिया और हगरीजन मोरान में है। तांबा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी है। तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्या है? खेतड़ी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? खेतड़ी हो जाएगा। जो किस राज्य में स्थित है बताना है। खेतड़ी किस राज्य में है? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में हो जाएगा। तांबा उत्पादन के लिए कौन सी माइंस है? खेतड़ी, जो कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। किसका हो जाएगा? एल्यूमिनियम का हो जाएगा। एल्यूमिनियम का हो जाएगा। बॉक्साइट एक मिट्टी जैसी दिखने वाली चट्टान है जिसे एल्यूमिनियम
और बाद में एल्यूमिनियम निकाला जाता है। एल्यूमिनियम और बाद में क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम निकाला जाता है। कोडरमा जो है झारखंड में है। कोडरमा कहाँ पे है? झारखंड में है। यहाँ पे कौन सी खनिज प्रसिद्ध है? कौन सी खनिज है ना? अभ्रक हो जाएगा। कोडरमा जो झारखंड में है वहाँ पे अभ्रक है ना, माइका जो है प्रसिद्ध है। कोडरमा हजारीबाग के बेल्ट विश्व में उच्च गुणवत्ता वाले अभ्रक के लिए मुख्य उत्पादक रहा है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित हो जाएगा? कहाँ पे हो जाएगा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हो जाएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। तारापुर परमाणु केंद्र भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु बिजली घर है। भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु बिजली घर है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। कब किया गया था? 1969 में किया गया था, जो कि महाराष्ट्र के थाने पालघर तट पर स्थित है। इसी तरह अन्य परमाणु केंद्र है, जैसे रावट भाटा कहाँ पे? राजस्थान में। कल्पक्कम तमिलनाडु। और काकरापारा कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात के अंदर हो जाएगा। कहाँ पे? गुजरात में हो जाएगा। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताना फट से। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कौन हो जाएगा भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर? अहमदाबाद। मैं अहमदाबाद, जहाँ पे कपड़ा उद्योग होता है उसको मैनचेस्टर कहते हैं। तो कौन हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो जाएगा। अहमदाबाद हो जाएगा। अहमदाबाद शहर में विशाल सूती वस्त्र मिलों के कारण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो कि साबा नदी के किनारे स्थित। यह कपास उत्पादन के लिए निकटता है। अवध जलवायु का दोहरा भाग इसको मिलता है। वहीं बात कर ले यहाँ पे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? कोयम्बटूर का। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, वहीं उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो जाएगा। टाटा आयरन स्टील टिस्को का स्थापना कब हुआ था? टिस्को का स्थापना कब हुआ था? 1907 में। कब होता है? 1907 में होता है। 1907 में हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का स्थापना कब हुआ? 1907 में हो जाता है। टिस्को का स्थापना जमशेदपुर जी टाटा द्वारा झारखंड के साकाची यानी अब जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे किया गया था। भारत का पहला और सबसे बड़ा निजी क्षेत्र में एकीकृत लोहा और इस्पात संयंत्र था। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? कौन सा चीज़ है जो कच्चे माल के रूप में उपयोग करेगा? कौन हो जाएगा? सीमेंट। सीमेंट जो है चूना पत्थर को डायरेक्ट कच्चा माल के रूप में लेता है, यानी सीमेंट हो चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिनियम, जिप्सम भारी और स्थूल कच्चे माल का आवश्यक होती है। भारत में पहली सफल कपड़ा मिल जो कि 1854 में स्थापित किया जाता है। भारत की पहली सफल कपड़ा मिल 1854 में स्थापित किया जाता है। बताना क्या है कि यह कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? बम्बई के अंदर। कहाँ पे? मुंबई में हो जाएगा। मुंबई में 1854 में बम्बई में पहली सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। मुंबई एक पतन था जहाँ पे कपास निर्यात की सुविधा, वित्तीय बाजार और कुशल श्रमिक आसानी से उपलब्ध थे। यद्यपि भारत की सबसे पहली मिल जो कि 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में खुली थी, लेकिन वह असफल रही थी। ठीक है, चलिए। भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है? यानी भारत की किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? तो वह कौन सी शहर हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु हो जाएगा। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर को देश के सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और इलेक्ट्रिक उद्योग का मुख्य केंद्र होने का कारण यह गौरव प्राप्त है। यहाँ देश के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और बहुराष्ट्रीय तकनीक कंपनियों का मुख्यालय भी स्थित हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर का कौन सा उद्योग स्टील बाजार में बेचता है? स्टील को बाजार में बेचता है। पब्लिक सेक्टर जो स्टील को बाजार में बेचता है कौन हो जाएगा? सेल हो जाएगा। कौन है? सेल।
कौन हो जाएगा? सेल हो जाएगा, सेल। सेल का पूर्ण रूप है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। यह सार्वजनिक क्षेत्र का की महारत्न कंपनी है जो सरकारी वास्तविक वाले अधिकांश अधिकृत एकीकृत इस्पात को संयंत्रों को संचालन करता है, जबकि टिस्को निजी क्षेत्र है। यह काम करने वाली कंपनी है। भारत में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? भारत में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा हो जाएगा? जल परिवहन हो जाएगा, जल परिवहन। कौन सा परिवहन हो जाएगा? जल परिवहन हो जाएगा। जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है क्योंकि मार्गों के निर्माण और रख रखाव पर कोई खर्च नहीं होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल महाराजमार्ग किन शहरों को जोड़ता है? कौन सी शहर को जोड़ेगा? स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों को जोड़ता है? तो ये तुम्हारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। यह भारत की एक महत्वाकांक्षी 6 लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। यह देश के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। का मुख्य उद्देश्य है भारत के मेगा शहरों के बीच की दूरी परिवहन समय को न्यूनतम करना हो जाएगा। भारत में रेलवे को कितने जोन में विभाजित किया गया है? भारत में रेलवे को कितने जोन में विभाजित किया गया है? कितने जोन में विभाजित किया गया है? भारत के रेलवे में कितने जोन में विभाजित किया गया है? कुल 18 जोन। कितने जोन? कुल 18 जोन में विभाजित किया गया है। चलिए, भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो सबसे जो कृत्रिम और सबसे पुराना और कृत्रिम आर्टिफिशियल यानी बनाया गया जो बंदरगाह है वह चेन्नई है। कौन सा हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई। तमिलनाडु का चेन्नई बंदरगाह देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन है जिसका इतिहास 1881 से शुरू होता है। यह व्यापार की मात्रा और माल ढुलाई के मामले में मुंबई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा और भूमि से घिरा हुआ सुरक्षित बंदरगाह हो जाएगा। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित हो जाएगा? तो राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो अमृतसर के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? अमृतसर के अंदर। पंजाब के अमृतसर स्थित हवाई अड्डे आधिकारिक तौर पर श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। यह उत्तर भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नागरिक उड्डयन केंद्र है जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालन करता है। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दो दूरस्थ स्थिति स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? पूर्वी पश्चिमी गलियारों को है ना जोड़ने वाला 2 स्थान कौन कौन से जो दूरस्थ स्थान है? सबसे दूर स्थित 2 स्थान बताना है जो कि पूर्वी पश्चिम गलियारों से जुड़े हैं। वह कौन सा हो जाएगा? सिलचर और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पे? गुजरात में है। वही सिलचर की बात करें तो सिलचर हमारा जो है असम में है, असम के अंदर हो जाएगा। सिलचर गुजरात में, वहीं पोरबंदर बंदरगाह से है। सिलचर को असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह से जोड़ता है। इसी प्रकार एक उत्तर पश्चिम गलियारा जो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, तमिलनाडु से कन्याकुमारी को जोड़ता है। यह दोनों राष्ट्रीय गलियारा देश के परिवहन तंत्र को एकीकृत करने के महाकल्प है। आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ रहा है। भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? बम्बई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बम्बई। बम्बई हो जाएगा। बम्बई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा और विशाल प्राकृतिक रूप से सुरक्षित गहरे पानी का बंदरगाह है। इसे भारी यातायात कम करने के लिए पास के आधुनिक जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया।
आगे बढ़ेंगे। लाल पीला मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी किस तत्व को प्रधानता देता है? कौन सा तत्व है जो लाल पीली मिट्टी में होती है? तो वह लोहा हो जाएगा। कौन सा तत्व हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। इस मिट्टी का लाल रंग आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे के प्रसार के कारण होता है। जब यह मिट्टी जलोचित होती है अर्थात इन्हें पानी मिलता है तो यह पीली दिखाई देती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दक्षिणी गंगा के मैदान के हिस्सों में पाई जाती है। इनमें से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा है? गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। कौन सा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। सरिस्का बाघ रिजर्व, सरिस्का बाघ रिजर्व, सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है बताना है। किस राज्य में हो जाएगा? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में हो जाएगा। सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ हो जाएगा? तो राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ी के बीच स्थित है। कहाँ पे है? कौन सी पहाड़ी? अरावली पहाड़ी, अलवर जिला, राजस्थान। यहाँ स्थानीय ग्रामीण का वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम के तहत खनन कार्यों के खिलाफ लंबा और सफल संघर्ष लड़ा है। यह क्षेत्र न केवल बाघों के लिए बल्कि भारतीय मोर और लंगूर के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? दो देशों के मध्य होने वाला जो व्यापार है उसे क्या कहा जाता है? तो दो देशों के मध्य जो व्यापार है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। जब दो या दो से अधिक संप्रभु देशों के बीच वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यह देशों के बीच समुद्री, हवाई और स्थलीय मार्ग के माध्यम से होता है। एक देश के भीतर होने वाले व्यापार को आंतरिक व्यापार या स्थानीय व्यापार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी भी देश के आर्थिक बैरोमीटर भी मानते हैं। तो इस प्रकार से जो है आज के सवाल यहाँ पे समाप्त होता है। और आप लोग डेली अगर